तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक सर्विसेज इन ट्रिब्यूनल। कल हम लोग ने ऑफिशियल लैंग्वेज तक किया था, ऑफिशियल लैंग्वेज पूरा हो गया है। आज हम लोग पब्लिक सर्विसेज एंड ट्रिब्यूनल, एक्चुअली ये दो टॉपिक है, पब्लिक सर्विसेज अलग है, ट्रिब्यूनल अलग है, बट मैं ये दोनों टॉपिक कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक, तो पब्लिक सर्विसेज बेसिकली होता क्या है, जैसे कि अब कोरोना फैला हुआ है तो आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रोड पे हैं, सब नहीं, एटलीस्ट डॉक्टर एंड पुलिस, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो रोड पे है। तो ये पब्लिक सर्विस है। ठीक, और ये पब्लिक सर्विस को, इन ऑफिसर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग सैलरी या फिर किसी भी रिलेटेड, तो ये ट्रिब्यूनल में जाते हैं। ठीक, तो वो ट्रिब्यूनल होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पब्लिक सर्विसेज में आप देखेंगे पब्लिक सर्विसेज में तो 3 कैडर आते हैं। ये 3 कैडर आते हैं, उसमें 3 कैडर में सबसे फर्स्ट होता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक, आज मैं पीपीटी का यूज करके पढ़ा रहा हूँ। ये होने के बाद लक्ष्मीकांत का जो बुक है, वो बुक भी हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे, ये दोनों चैप्टर्स। तो अगर उसमें कोई डाउट रहेगा तो आप देख के बताइएगा। तो पब्लिक सर्विसेज में 3 कैडर होता है। एक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा होता है सेंट्रल सर्विसेज, तीसरा होता है स्टेट सर्विसेज। ठीक, अब एक ऐसा कैडर भी होता है जो कि पब्लिक सर्विस में काउंट होता है, बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो एज ए स्टेट सर्विस का पार्ट होता है। उसको बोलते हैं लोकल सर्विसेज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप म्युनिसिपैलिटी के नाम से भी जानते हैं। वो स्टेट सर्विस का एक पार्ट होता है। ठीक, तो इसलिए चौथा हमने नहीं बनाया। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक की बात करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आती है। ठीक, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में आती है। इसके बाद जितनी भी सर्विस हैं वो सबके सब सेंट्रल सर्विस में आती हैं, लाइक इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस एक्सेट्रा, इंडियन ऑडिट सर्विस, जो भी और सर्विसेज होती हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं वो सेंट्रल सर्विसेज में आती हैं। ठीक, तो जब यूपीएससी एग्जाम लेती है, अब ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज की ग्रुप ए, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज की ग्रुप ए की पोस्ट के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है। तो जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे यूपीएससी का, वहां पे सिर्फ 3 पोस्ट नहीं होती है, बहुत ज्यादा पोस्ट होती हैं। आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बहुत सारी पोस्ट होती है, वो सब ग्रुप ए में आती हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे लिया जाए, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि यूपीएससी कंडक्ट एग्जामिनेशन ओनली फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट, यूपीएससी रेगुलेट ओनली ऑल इंडिया सर्विसेज, देन इस केस में दो के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे, बिकॉज यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ साथ सेंट्रल सर्विसेज के ग्रुप ए के भी एग्जाम कंडक्ट करती है। उनके प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रिकमेंडेशन, और जो भी उनके प्रॉब्लम्स होती है ये यूपीएससी देखती है। ठीक, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज की ग्रुप ए की बात हो गई। अब सेंट्रल सर्विसेज में आप देखें ग्रुप बी, सी, डी ये भी हैं। तो ग्रुप बी के लिए रिक्रूटमेंट सेंट्रल सर्विसेज की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करती है। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट चाहे
तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन दे सकती है कि वो ग्रुप बी सी डी के एग्जाम कंडक्ट कर ले। यहाँ पे प्रेसिडेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में कहा था, एक जजमेंट में कहा था कि अगर प्रेसिडेंट का खुद का एक बिल देखना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल देखना पड़ता है। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल देखना पड़ता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट चाहे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप बी सी डी के रिक्रूटमेंट के लिए परमिशन दे सकती है। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद अपने एग्जाम कंडक्ट करते हैं, इवन सेंट्रल सर्विसेज में होने के बाद भी। यहाँ पे एक बात आती है, वो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो अगर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो एसएससी को अप्रोच कर सकता है कि उनके ग्रुप बी सी डी एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करे। ठीक, अभी हम खाली रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इनके ऊपर रेगुलेशन किसका लगता है? ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के ऊपर उनको रेगुलेट करने का काम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो रूल बनाती है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रूल, उसके थ्रू ये दोनों कैडर ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक, ये अभी तक मैंने ये दोनों की बात किया है। ठीक, अभी तक मैंने इन दोनों की बात किया है, और मैंने ग्रुप बी सी इनके लिए बोला। ग्रुप बी सी के लिए इनके रिक्रूटमेंट का काम प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो ऑटोनॉमस एजेंसी को दे सकता है जिसके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, नहीं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उनके लिए रिक्रूटमेंट का काम करेगी। लेकिन अगर देखा जाए ऑटोनॉमस एजेंसी के ग्रुप ए रिक्रूटमेंट का, ग्रुप ए कैडर, ये जो ग्रुप ए कैडर आप देख रहे हैं ऑटोनॉमस बॉडी का, इसके लिए भी रिक्रूटमेंट अगर कोई करेगा तो सिर्फ यूपीएससी करेगा। ठीक, सिर्फ यूपीएससी करेगा। ओके, इतना क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इनका रिक्रूटमेंट तो चलो हो गया, इनका रेगुलेशन भी हो गया। ठीक, इनका रेगुलेशन भी हो गया, रिक्रूटमेंट भी हो गया। अब ये काम कैसे करते हैं? तो सेंट्रल सर्विसेज वाले अलग अलग स्टेट में जाके काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, बट ऑल इंडिया सर्विसेज के रिक्रूटमेंट जो होते हैं, आईएएस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये अलग अलग स्टेट में भी काम करते हैं और सेंटर में भी काम करते हैं। यहाँ पे एक बात है, जब ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉय स्टेट में काम करते हैं तो स्टेट उनके ऊपर रेगुलेटरी एक्शन ले सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, बट उनको डिसमिस नहीं कर सकता। मींस रेगुलेशन, जब कोई आईएएस ऑफिसर किसी स्टेट में काम करेगा तो रेगुलेशन का काम वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट उनके ऊपर एक्शन अगर कोई लिया जाएगा, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनका ट्रांसफर कर सकती है। ठीक, बट अगर प्रमोशन की बात आएगी, डिसमिसल की बात आएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो सब कर सकती है। किसके लिए? ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, इनके लिए। ठीक, इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है और ट्रांसफर का काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसमिसल और प्रमोशन या फिर रिक्रूटमेंट रोकना, ये सब जो है वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक, वहीं पे बात आती है, अगर ग्रुप बी सी डी एम्प्लॉय इनके ऊपर अगर एक्शन लेना है तो इनका ट्रांसफर भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, ग्रुप बी सी और डी कैटेगरी से आते हैं, इनका ट्रांसफर का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक, अब आते हैं, अगर इनके ऊपर कोई एक्शन लेना है तो कौन लेगा? तो
देखते हैं कि प्रेसिडेंट का इसमें पावर सबसे ज्यादा है। प्रेसिडेंट का वैसे पावर सबसे ज्यादा होता है, तो प्रेसिडेंट के जब तक इनकी सर्विस में ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज दोनों में लिखा होता है, ये लोग पोस्ट तब तक होल्ड करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। वहां पे लिखा है वर्डिंग, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक पोस्ट होल्ड करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के, राष्ट्रपति मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, राष्ट्रपति मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आगे बढ़ें, इतना क्लियर। अब आते हैं स्टेट सर्विसेज के ऊपर। स्टेट सर्विसेज में ग्रुप ए बी सी डी होती है। तो स्टेट सर्विस के ग्रुप ए 2 कैडर होते हैं, एक होता है सेंट्रल कैडर, ठीक। ग्रुप ए के सेंट्रल कैडर में इनका रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है और काम करने के लिए स्टेट में भेजते हैं। दूसरा आता है स्टेट कैडर, ठीक, दूसरा आता है स्टेट कैडर। स्टेट कैडर में उसका रिक्रूटमेंट स्टेट की एजेंसी करती हैं, ठीक, उसका रिक्रूटमेंट स्टेट की एजेंसी करती हैं और उनको रेगुलेशन और बाकी सब काम वही करती हैं, ठीक। ये हम लोग बात कर रहे हैं इनका, ठीक, सेंट्रल ग्रुप ए की बात, ठीक। और ग्रुप बी सी डी, इनका भी रिक्रूटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है और रेगुलेशन का काम भी वही करती है। बट ग्रुप ए और ग्रुप बी सी डी में ये डिफरेंस है कि ग्रुप ए के जो एम्प्लॉय हैं उसमें कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, बट ग्रुप बी सी डी में, ग्रुप बी सी और डी में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में नहीं आ सकता। और इनके लिए रूल्स रेगुलेशन, सैलरी एंड सब चीज स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। अब एक बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या, ठीक, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होती हैं, ठीक, और जब तक वो चाहेंगी तब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के काम करती हैं। यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक और पावर होती है कि वो अपना रिक्रूटमेंट खुद कर लेते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक बीएमसी अपने एग्जाम खुद लेती है ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए, वो अपने रिक्रूटमेंट एग्जाम खुद कंडक्ट करती है। लेकिन बीएमसी के एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए जो रूल्स एंड कंडीशन होता है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक। अब बात करते हैं इनके रेगुलेशन के लिए जो पावर आती है वो कहां से आती है। ये पूरे रेगुलेशन के लिए जो पावर आती है वो पावर कहां से आती है। तो पार्लियामेंट को फुल अथॉरिटी है और स्टेट लेजिस्लेचर को फुल अथॉरिटी है कि वो इनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड लॉ बना सकती है, ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3082, आर्टिकल 3082, 314 इतने की बात कर रहा हूं, यहां तक इनको रेगुलेशन के लिए बात की गई है। पब्लिक सर्विसेज के रेगुलेशन, अपॉइंटमेंट, इवन इनके सर्विस की सिक्योरिटी, इस बारे में आर्टिकल 3082, 314 में बात की गई है। तो 312 ऑल इंडिया सर्विस के लिए ओनली एप्लीकेबल होता है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस के लिए एप्लीकेबल होता है, बाकी 308 to 311 तक दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक। अब इनका देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, अब इनका सब कुछ हो गया, ठीक। अब स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट सर्विस में होते हैं इनका शायद मैंने ट्रांसफर भी करा दिया। तो ये स्लाइड के हिसाब से पब्लिक सर्विस का यहाँ पे पूरा का पूरा हो गया। अब हम लोग एक बार जब लक्ष्मीकांत बुक देखेंगे तो वहां पे एक बार रिव्यू देख लेंगे, मतलब एक बार ओवरव्यू करके देख लेंगे कि कहीं कुछ छूटा रहेगा तो उसको भी कर लेंगे, ठीक।
ये मोटा मोटा इतने तरीके की सर्विसेज होते हैं, इनका कंट्रोल इस तरह से होता है, मैंने बताया। तो कंट्रोल के ऊपर और बात अगर देखें इनको कंट्रोल करने का, तो इसी के ऊपर से क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी जब एग्जाम पूछती है तो इनका कंट्रोल कौन करता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं कि नहीं, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, और ये भी देखा जाए कि स्टेट सर्विस में अगर कोई है, या फिर अगर एक बार 2015 या 16 में साथ क्वेश्चन पूछा था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। उनका एग्जीक्यूटिव होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और उनका पॉलिटिकल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब बातें भी हम लोग को बुक के साथ में जब जाएंगे तब पता चल जाएगी। ठीक, वो भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिब्यूनल के लिए, जो हमारा सेकेंड चैप्टर था। ठीक, तो ट्रिब्यूनल में, ये ट्रिब्यूनल बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ट्रिब्यूनल था नहीं, ट्रिब्यूनल को बाद में ऐड किया गया। ट्रिब्यूनल का मेन मकसद ये था कि जो गवर्नमेंट के, जो कोर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आते जा रहे हैं, जो कोर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आते जा रहे हैं, उसको रेगुलेट किया जाए, उसको कम से कम किया जाए। बिकॉज अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ अगर कुछ गलत होता था तो तुरंत तो कोर्ट पहुंच जाता था, इससे कोर्ट के ऊपर बर्डन आते थे। तो ये डिसाइड हुआ कि ट्रिब्यूनल एक अलग अथॉरिटी बनाई जाए, उसका नाम दिया गया ट्रिब्यूनल। वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी बात रख सकेंगे, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से ये बात इसमें ऐड किया गया। अब इसमें दो तरह के ट्रिब्यूनल, जैसे अब तक मैंने सर्विस बताया था सेंट्रल एंड स्टेट, वैसे ही दो ट्रिब्यूनल होते हैं। सेंट्रल अपीलिएट ट्रिब्यूनल, कैट का फुल फॉर्म सेंट्रल अपीलिएट ट्रिब्यूनल, और सेट का फुल फॉर्म होता है स्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल। जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं वो स्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल में आते हैं, वो केस करते हैं स्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल में, अगर कोई उनके साथ गलत होता है तो। ठीक, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत हुआ, लाइक उनका सैलरी एक्सेसिव में काट लिया गया, फिर कुछ भी उनके साथ हो गया ऑन ड्यूटी, तो फिर सेंट्रल अपीलिएट ट्रिब्यूनल उनके लिए काम करती है। अब इस ट्रिब्यूनल में भी दो बातें हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और अदर ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ऐसे एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट वाले ऑलरेडी ड्यूटी में है उनके लिए आता है, और जो अदर ट्रिब्यूनल हैं उनके बारे में कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि रेलवे ट्रिब्यूनल, जो भी रेलवे के केसेस आप बिना टिकट पकड़े गए या फिर ऐसे कुछ किए तो फिर आपको जो कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट बेसिकली होता नहीं, ट्रिब्यूनल होता है, वो रेलवे कोर्ट नहीं, रेलवे ट्रिब्यूनल होता है। आपका इनकम टैक्स अगर नहीं आपने भरा तो इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल में जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ठीक, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सिर्फ और सिर्फ वही आदमी जा सकता है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई किया हो, और उसके उस एप्लीकेशन के ड्यूरेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो, या फिर इन सर्विस उसको कुछ प्रॉब्लम आई हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अब इसके लिए सेम चीज वही रहता है स्टेट ट्रिब्यूनल का भी और अदर ट्रिब्यूनल, वहां पे भी स्टेट के भी बहुत सारे केसेस होते हैं तो उनके लिए भी अदर ट्रिब्यूनल होता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले अगर कुछ गलत होता है तो जाते हैं, केस करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो जो सेंट्रल अपीलिएट ट्रिब्यूनल है वहां पे मेंबर होते हैं 65, वहां पे मेंबर होते हैं 65। ठीक, सेंट्रल अपीलिएट ट्रिब्यूनल में टोटल मेंबर होते हैं 65, और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या बोला गया है कि 65 ईयर की एज तक ये ट्रिब्यूनल में बने रहेंगे। और ट्रिब्यूनल में आते कौन है, या तो उनके जुडिशरी का एक्सपीरियंस हो, मतलब वो किसी कोर्ट में जज रहे हो,
या तो कभी न कभी वो सिविल सर्विसेज में रहे हों या तो गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे हों तो आते हैं। ठीक, इनका टेन्योर देखते हैं। टेन्योर होता है 5 ईयर का। पॉइंट नंबर 3 पे देखिए, टेन्योर, इनका टेन्योर होता है 5 ईयर का, और इनको अपॉइंटमेंट करने के लिए कमेटी होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के लीडरशिप में वो कमेटी काम करती है। तो वो सारे मेंबर का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनकी लीडरशिप में काम करती है। इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट कमीशन। उनके रिकमेंडेशन पे इनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक, अब स्टेट गवर्नमेंट के ट्रिब्यूनल की अगर बात करें तो उनके मेंबर 65 ही होते हैं, बट उनके लिए एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए एलिजिबिलिटी 62 है। ठीक, 62 ईयर की एज तक स्टेट ट्रिब्यूनल में अगर कोई बंदा बैठता है तो 62 ईयर की एज तक वो बैठ सकता है। उसके बाद वो रिटायर करना पड़ेगा उसको। बाकी टेनर 5 ईयर है। वहां पे अपॉइंटमेंट कमीशन में जो चेयरपर्सन होते हैं वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं। ठीक, वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं ट्रिब्यूनल में। तो ये ट्रिब्यूनल वाला चैप्टर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आप इसको देखते रहिए। अब हम लोग, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग दूसरे स्क्रीन पे चलते हैं जो कि लक्ष्मीकांत का जो आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है वो वहां से है। उसको हम लोग एक बार ओवरव्यू करते हैं। कोई डाउट है? एक मिनट, मैं सबको म्यूट करके रखा हूं, अनम्यूट करता हूं पहले। जोहेर अनम्यूट हुए? हाँ, अनम्यूट हो गए। सर अभी ये जो मतलब वो पीएम लोग मतलब डीए काटने की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी केस कर सकते हैं ना कोई? अगर कोई केस करना चाहेगा तो कर सकते हैं, बट डीए ऐसा है कि वो अथॉरिटी होती है। अगर उनको नहीं देना है डीए तो वो नहीं देंगे। इसके लिए वो पार्लियामेंट में चेंजेस भी जाके कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट एक ऐसा एक सडनली ऑर्डर निकाल के वो नहीं कर सकते। एक हिसाब से हो गया कि सैलरी अगर कट करना है, सैलरी अगर देखा जाए तो वहां पे बेसिक पे सैलरी होती है। अब डीए एक अलाउंस है। अलाउंस को कट करने के लिए उनको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है। तो ये जो डीए कट हुआ है, जैसे मैंने बोला, तो इसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा। तो प्रेसिडेंट अप्रूवल देंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो केस कर सकते हैं कि हमको डीए चाहिए। और कोई डाउट? नो सर। कविता? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्क्रीन पे। ठीक है, सबके पास टेक्स्ट बुक है? दोनों के पास? हाँ सर।
तो उसमें चैप्टर नंबर 66 देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। अब तक मैंने जो बताया वही है, ठीक है। मिला चैप्टर नंबर 66। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस की बात की गई है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया 3 सर्विसेज होती हैं, ठीक। ये 3 सर्विसेज हैं। अब इसके पीछे पूरी हिस्ट्री दी गई है, कैसे क्या आता है, कहाँ से आता है, वो हम लोग को उससे कोई जरूरत नहीं है कि आईसीएस में जानते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज नाम से जानते थे, इससे हमको कुछ उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंट्रल सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल पर्सन ऑफ सेंट्रल सर्विसेज वर्क अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे देखिए ये बात किया गया है। क्लियर? अभी तक जो किए वही है ना? अब इनके लिए देखिए क्लास 1 2 3 4, जैसे मैंने ग्रुप ABCD पढ़ाया आप लोग को। यहाँ पे एक बात देखना है कि 1 2 3 4 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 भी कभी कभी बोलते थे, लेकिन आज की डेट में जो करंट डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कैडर, वो 4 कैडर है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D। ये सिर्फ 4 कैडर है और ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज वाले भी ग्रुप A में ही काउंट किए जाते हैं, ठीक। तो ये देखिए 62 ग्रुप ए सर्विसेज है, जैसे मैंने बताया सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, सेक्रेटरिएट सर्विसेज, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक। तो 62 सर्विसेज हैं, ठीक। आगे आते हैं स्टेट सर्विसेज के ऊपर भी देख लीजिए आप लोग। स्टेट सर्विसेज में यहाँ पे सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में मैंने 2 बताए, सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विस में 2 होते हैं। आधे आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और आधे मतलब 65% 65% आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और 35% होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। ग्रुप ए के सिविल, पुलिस और फॉरेस्ट वाले, ठीक। तो यह मैंने पढ़ाया। एक यहाँ पे देखने वाली बात थी, मैंने आप लोगों को जो नहीं बताया, जो ग्रुप ए की स्टेट सर्विस होती है, ग्रुप ए की स्टेट सर्विस में वहां के स्टेट का फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो लगा देते हैं, तो उस स्टेट सर्विस काउंट की जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र MPSC, आंध्र प्रदेश APPSC, उत्तर प्रदेश UPPSC, ठीक। तो इस तरह से वो काम होता है, ठीक। ये सब मैंने बताया था आप लोग को। फिर आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो मैंने आर्टिकल 309 की बात किया था कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर रेगुलेशन एंड रिक्रूटमेंट का काम करती हैं। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर रिक्रूटमेंट एंड रेगुलेशन का काम करती हैं। टेन्योर ऑफिस में मैंने बताया कि टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए डिफेंस सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, ऑल सर्विसेज पर्सन अंडर सेंटर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के केस में अगर आएगा तो प्लेजर ऑफ गवर्नर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। टेन्योर ऑफ ऑफिस में देखिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत,
फिर इसको सेफ गार्ड देखते हैं आर्टिकल 311 में, आर्टिकल 311 में इनको सेफ गार्ड दिया गया है कि कोई भी सीनियर पर्सन अपने जूनियर पर्सन से हटाया नहीं जा सकता, उसको प्रोटेक्शन है। यहाँ पे पॉइंट ए देखिए, यहाँ पे अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट। उस सबऑर्डिनेट मतलब नीचे वाला, उसके नीचे वाला बंदा, उसके नीचे वाला ऑफिसर अपने सीनियर को नहीं हटा सकता, सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। हो सकता है कि सीनियर ने जूनियर को अपॉइंट किया रहे, और एनी हाउ सीनियर सीनियर होता है, जूनियर जूनियर होता है। तो अगर सीनियर ने जूनियर को अपॉइंट किया तो जूनियर कभी नहीं हटा पाएगा। ठीक, देन आगे आते हैं, आगे पॉइंट बी देखिए, सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard respect of those charges। जब तक उस सिविल सर्विसेज को, उस गवर्नमेंट ऑफिसर को पूरी अपॉर्चुनिटी न दी जाए, उसको सुना न जाए, तब तक उसको उसके पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए एक आप सुने रहेंगे कहावत की, अगर गवर्नमेंट जॉब में लगना तो इजी है और निकलना तो उससे भी टफ है। आपको गवर्नमेंट जॉब से निकाल नहीं सकते जल्दी, तो यही रीजन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट का वही है कि उसने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, जो मैंने बोला, जब तक सुनवाई का अवसर न दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, सुनवाई के अवसर के बारे में कहा है। ये देखिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, सुनवाई के अवसर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपॉर्चुनिटी उसको देनी चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर ए में देखिए, एन अपॉर्चुनिटी टू डिनाई हिज गिल्ट एंड एस्टैब्लिश हिज इनोसेंस व्हिच कैन ओनली डू इफ ही इज टोल्ड व्हाट द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम आर एंड एलिगेशंस ऑन व्हिच सच चार्जेस आर बेस्ड। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, पॉइंट नंबर ए बी सी। ठीक, पॉइंट नंबर ए बी सी की अपॉर्चुनिटी किस टर्म में आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे बताया पार्लियामेंट रेगुलेट करने का काम करती है। अब यहाँ पे एक बात यह है कि जैसे पुलिस सर्विस पहले नहीं थी, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं थी, तो 26 जन 1950 को ये सब पुलिस सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लाया गया, क्योंकि ये आईएएस और आईपीएस ये दोनों पहले आईसीएस के नाम से जाने जाते थे। तो 1950 को लाया गया, और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो पार्लियामेंट अप्लाई होने, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होने के बाद पार्लियामेंट ने वो सिर्फ एक बनाया गया है, फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, जो कि ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए राज्यसभा का अप्रूवल चाहिए रहता है, और राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करती है 2/3 मेंबर से, तो पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बनाती है, फिर एक नया ऑल इंडिया सर्विस फॉर्म में आती है। ठीक, देखिए अदर प्रोविजन में यही बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 312 ये आर्टिकल 313 की बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आर्टिकल्स में देख लीजिए, 308, 309, 310, फिर 311, 312, ये सब बात किया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कोई डाउट है इसमें?
एनी डाउट? नो सर। नो, ठीक है। तो अब देखिए ट्रिब्यूनल इसमें नहीं है। तो अगला चैप्टर है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 294 टू 300 में गवर्नमेंट को उनकी ड्यूटी बताई गई है पार्ट 12 में। तो ये हम लोग क्विकली देख सकते हैं, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इस चैप्टर से। 67 से राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है। एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो लोग भी पार्टीशन का टाइम छोड़ के जा चुके हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, ठीक। जो लोग भी पार्टीशन के टाइम छोड़ के जा चुके हैं इंडिया को, उनकी पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। और अगर इन केस इंडिया कोई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करता है तो भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। तो आप पॉइंट नंबर 1 में देखिए कि ऑल प्रॉपर्टी एंड एसेट दैट वेर वेस्टेड इन डोमिनियन ऑफ इंडिया और प्रोविंस ऑफ इंडिया और इन an Indian princely state before the commencement of the present constitution become vested in union or the corresponding state। मतलब सरकार की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या गया है, एस्टेट लैप्स एंड बोना वैकेंसिया। तो जो लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे बंटवारे के टाइम या फिर जब ब्रिटेन यहाँ से जा रहे थे, तो ऐसे केस में भी वो पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई। तीसरा देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है, सी वेल्स। अगर समंदर के अंदर, ओशियन के अंदर 12 नॉटिकल मील तक कुछ मिलता है तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी होती है। इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड टू डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि कहां से कहां तक होता है, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड टू डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल मील तक अपना टेरिटोरियल वाटर क्षेत्रीय जल होता है। और 200 नॉटिकल माइल तक इकोनॉमिक जोन होता है कि हम लोग वहां पे 200 नॉटिकल माइल जो उसका नीचे है कि 200 नॉटिकल माइल तक इंडियन टेरिटरी के, इंडियन गवर्नमेंट के लोग वहां पे एक्सकेवेशन कर सकते हैं, ठीक। ये वाला 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक। देन पॉइंट नंबर 4 देखिए, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ। पॉइंट नंबर 4 में अगर गवर्नमेंट चाहे तो लॉ बना के किसी की प्रॉपर्टी भी ले सकती है, ठीक। ये प्रॉपर्टी वाला इश्यू मैंने आपको बताया था कि केशवानंद भारती केस और शंकर वाला केस क्या हुआ था, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर केस आया, ठीक। प्रॉपर्टी को लेके पूरा इश्यू हुआ था। तो 300A में प्रॉपर्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 300A में। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट को पब्लिक कॉज के लिए काम करना है तो वो लॉ बना के, जैसे कि अभी एक्विजिशन लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे जमीनें ले सकती है, ठीक है। और एक्विजिशन का पावर किसके अंदर है, ये एग्जीक्यूटिव के अंदर है, ठीक। एक्विजिशन का पावर किसके अंदर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, वो एग्जीक्यूटिव के अंदर है। एग्जीक्यूटिव ये कर सकता है, ठीक। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट के ऊपर केस करना चाहे, अगर गवर्नमेंट किसी से जबरदस्ती जमीन लेती है तो वो केस कर सकता है। बट अगर गवर्नमेंट ने विद इन लॉ लिया रहेगा तो वो केस मतलब नल एंड वॉइड तो होना ही है। तो देखिए आर्टिकल 300 इस बारे में बोलता है। आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि कोई भी पर्सन 300 का यूज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पर्सन पे केस कर सकती है अगर प्रॉपर्टी देने और नहीं देने, लेने और नहीं लेने के लिए, ठीक। तो आगे देखते हैं लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग क्या बात किया गया है,
ठीक है। लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। दे मस्ट बी एक्सपेक्टेड, पॉइंट नंबर ए देखिए, दे मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। अगर सेंट्रल अडॉप्ट करेगा तो प्रेसिडेंट, गवर्नर अडॉप्ट किया तो ठीक, ऐसा आता है। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं लायबिलिटी में। लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट, ये टॉर्ट आज मैडम आपको पढ़ाएंगी शायद, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी रहेगा। ये लीगल टर्म में आता है टॉर्ट क्या होता है। तो इसमें प्रॉपर्टी राइट्स की बात की गई है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसमें से क्वेश्चन आज तक यूपीएससी ने तो पूछा नहीं और शायद आगे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो अगर कोई पर्सन कुछ गलत करता है ऑन ड्यूटी रहते हुए, तो उसके ऊपर जो केस आता है, ऑफिशियल ऑन ड्यूटी रहते हुए केस करता है, तो वो केस उस ऑफिशियल के अगेंस्ट नहीं होता। वो प्रेसिडेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो गवर्नर के अगेंस्ट होगा, ठीक। उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कोई केस नहीं, उसका नाम रहेगा, लेकिन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट महाराष्ट्र स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऐसे चलेगा। बट यहाँ पे अगर कोई उसने खुद से ही क्राइम किया है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उसने चोरी कर लिया, कहीं पे डाका डाल दिया, तो ऐसे केस में वो गवर्नर और प्रेसिडेंट पे केस नहीं चलेगा, वो जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके ऊपर केस चलेगा। यहाँ पे पर्सनल एक्ट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अब मिनिस्टर की बात करते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्टर को लायबल बनाया गया है। अगर उसकी मिनिस्ट्री के अंदर कोई काम होता है, कोई गलत काम होता है तो मिनिस्टर लायबल है, बट इंडिया के केस में मिनिस्टर लायबल नहीं होता है। इस पॉइंट नंबर 2 में यही दिया गया है, ठीक है। इसी केस में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वो फंस जाते हैं, मिनिस्टर बच के निकल जाते हैं, क्योंकि साइन जो होती है यहाँ पे देखेंगे, ऑफिशियल एक्ट इज ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए ऑफिशियल एक्ट करता है, ठीक है। तो मिनिस्टर बच के निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर उस कोर्ट के लिए जाना जाएगा, उस कोर्ट के लिए जाना जाएगा, न कि इंडिविजुअल के लिए। The Judicial Officer Protection Act 1850 lays down that no judge, magistrate, justice of peace, collector, or the person acting judicially shall be liable to be sued in any civil court for any act done by him. अगर किसी जज से कोई गलती भी हो जाती है ऑफिशियल प्रोसेस में, तो भी उसको लायबल नहीं बना सकते, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 ऐसा बोलता है। तो पॉइंट नंबर 4 देखिए, सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का मैंने आपको बताया, उसके ऊपर ऑन ड्यूटी अगर काम करता है तो कोई एक्शन नहीं होगा, बट अगर ऑफ ड्यूटी कुछ गलत किया तो उसके ऊपर एक्शन होगा, वो पर्सनल उसके मिसकंडक्ट में आएगा। तो आर्टिकल 294 से अब देखिए, आर्टिकल 294 आर्टिकल बाय आर्टिकल क्या बोलता है। सक्सेशन टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 294 की बात किया है, ठीक। 295 एसेट्स, राइट्स, सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड अदर केसेस, इस तरह पूरे के पूरे बात किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक और बात है, आर्टिकल 361 देखिए, प्रोटेक्शन इम्यूनिटीज ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो प्रेसिडेंट तो गवर्नर के लिए क्या प्रोटेक्शन है कि जब तक ऑन ड्यूटी रहेंगे उनके ऊपर कोई सिविल केस नहीं चालू होगा। जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने पोस्ट पर रहेंगे तब तक उनके ऊपर कोई केस नहीं चालू होगा। क्रिमिनल केस चालू हो सकता है, बट उसके लिए भी उनको नोटिस देना पड़ेगा। 14 डेज का नोटिस देने के बाद ही कोई क्रिमिनल केस उनके ऊपर स्टार्ट हो सकता है, अगर उस केस में भी उनको पोस्ट से हटाया गया तो। और पोस्ट पे रहते हुए गवर्नर और प्रेसिडेंट कभी अरेस्ट नहीं हो पाते, ठीक, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो 361 को स्पेशल इम्यूनिटीज दी गई है 361 के थ्रू प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए, ठीक। इसमें कोई डाउट? सर जुडिशियल ऑफिसर्स के अंदर, कविता स्पीक लाउडली, आवाज नहीं आ रही है। सर जुडिशियल ऑफिसर्स के अंदर जजेस के अलावा और कौन कौन आ सकता है? ओनली जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
ऐसे ऐसे लोग जो जुडिशियल में काम करते हैं, जैसे कि कलेक्टर हो गया, एसडीएम हो गया, पुलिस हो गई। पुलिस भी 2 केस में आता है। अगर पुलिस ऑन ड्यूटी रहते हुए किसी का मर्डर कर दे तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, और अगर वहां पे गलत मिलता है तो उसको फांसी हो जाएगी। मतलब जो भी केस होगा, ठीक। अगर वो ऑफ ड्यूटी कुछ करता है, जैसे कि अगर कोई पुलिस ऑफिशियल है, वो कोई मॉब अगर हैंडल कर रहा है, मॉब में उसको गोली चलानी पड़ी जान बचाने के लिए, तो ऐसे केस में उस पुलिस वाले के ऊपर केस नहीं होगा, क्योंकि उसने लोगों को बचाने के लिए काम किया, ऑन ड्यूटी रहते हुए उसने काम किया है, ठीक। तो जुडिशियली देखा जाएगा तो जितने भी लोग जुडिशियल काम करते हैं सब आते हैं, फ्रॉम लोअर तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट जज, सब आते हैं उसके अंदर, ठीक। तो आज हम लोग ने 3 चैप्टर किया और कल का 1 चैप्टर, 4 चैप्टर ऐसे हम लोग अब तक कर चुके हैं। तो जो कुछ बचा रहेगा हम लोग वो धीरे धीरे फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे ही लॉकडाउन खुलता है टेस्ट सीरीज के लिए जाएंगे, ठीक। कंप्लीट पॉलिटी का टेस्ट सीरीज, ठीक। तो अभी हम लोग कल मिलते हैं पॉलिटी के लिए। अगला लेक्चर मैडम का रहेगा, जब भी शायद 3 से 4 या 4 से 5 कुछ लेने वाली मैम आज ही लेने वाली हैं, तो उसके लिए भी आप लोग ऑनलाइन आ जाइएगा, मैडम आपको कांटेक्ट कर लेंगी, ठीक है। मिलते हैं, मैं कल मिलूंगा, अभी आज के लेक्चर के लिए मैडम मिलेंगी। ओके, बाय, थैंक यू।